हेलो। हाँ, तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 6 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। ठीक है। और एक मिनट में सेटिंग से कर रहा हूँ। ओके। तो अब अपन पढ़ते हैं 6 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इंग्लिश में पीडीएफ है, पीपीटी है, और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ओके। Recently, Union Cabinet has approved the modification of existing productivity link reward scheme for the major ports and dock labor port employ workers from 2020-21 से 25-26 PLR has been calculated on the wage ceiling for calculation of bonus at uh, how many rupees per month। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझा है क्या। ठीक है। तो एक होता है PLI। ठीक है। क्या होता है? PLI होता है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ये मिलता है कंपनियों को प्रोडक्शन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा। बट जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है। ठीक है। क्या होता है? अ, जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, है ना, उन वो और अच्छा और बेहतर ये काम कर, तो क्या होता है, बोनस मिलता है। और अच्छे से काम करता है इंसान, है ना। मतलब जो मेजर पोर्ट होंगे, मेजर पोर्ट, डॉक लेबर बोर्ड होगा, वहाँ पर यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उसके वर्कर्स को बोनस मिलेगा। ठीक है। तो ये उसके ऊपर है क्वेश्चन। तो जो बोनस है वो कितना मिल सकता है? तो अपन सबको पता है कि बोनस बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है। ठीक है। बेसिक पे पे कैलकुलेट होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बेसिक पे किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 2,000 है। ठीक है। तो वहाँ कैलकुलेशन सही नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा बोनस देना पड़ता। तो इसमें सरकार ने एक वेज सीलिंग बना दी है। क्या बना दी है? वेज सीलिंग। सीलिंग मतलब जो ऊपर होता है, टॉप मोस्ट। तो वो कितना है? वो है 7,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। यदि उसकी जो पेमेंट है बेसिक पे वो 7,000 रुपये है, तब तो ठीक है, तब तो उसको वही मिलेगा। हाँ, कैलकुलेशन इसी बेसिक पे पर। बट यदि 7,000 से ज़्यादा है तब भी उसको 7,000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन यदि 7,000 से कम है तो उसको कम बेसिक पे पर बोनस मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू कॉन्फर द status of classical language to 5 language identify which one is not them। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। रिसेंटली हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 5 क्लासिकल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो नहीं है। तो मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं पांचों। ठीक है। तो जो पांचों लैंग्वेज है, मराठी, ठीक है, असमी, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक के बाद है पाली, पाली के बाद है बंगाली। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं ABMP। ठीक है। मराठी, असमी, प्राकृतिक, पाली, बंगाली। ठीक है। तो कौन सी नहीं है? डोगरी नहीं है। अब नॉर्मल क्वेश्चन,
पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, ठीक है। दूसरी क्या सी थी? संस्कृत। तीसरी कौन सी थी? तीसरी और चौथी एक साथ मिला था, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। और पांचवी जो थी वो थी उड़िया, ठीक है। उड़िया हिंदी में लिख देता हूँ, उड़िया, ठीक है। अब इसके सन याद कर लें अपन। इसको मिला 2004 में, इसको मिला 2005 में संस्कृत को। ये इन दोनों को एक साथ मिला था कब? 2008 में। और इसे मिला था 2014 में, ठीक है। अब 2014 के बाद ये पांच लैंग्वेज को एक साथ मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। तो ये कब मिला है? 24 में, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ें। और ये कौन डिसाइड करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन और रह गया था ऊपर। एक लैंग्वेज और है यहाँ पर, मलयालम, ठीक है। मलयालम और ऐड कर लो। मलयालम को मिला था 2013 में, ठीक है। इसको और ऐड कर लो। अब उसके बाद फिर ये पाँच है, ठीक है। एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI फॉर 2022-23 रिलीजिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOFSPI, the manufacturing gross value added grew by which percent in current prices in the year of 22 days over 21-22। आसान भाषा में, एनुअल सर्वे हुआ इंडस्ट्रीज़ का, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या बताया है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो कितना हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ा है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये होता है GDP में योगदान कितना बढ़ के आया है बाहर से, ठीक है। मतलब पहले अपने देश की GDP मान लो 3 अरब डॉलर, मतलब $5 ट्रिलियन है अभी, है ना। अगले साल ये कितनी हो जाएगी? मान लो $5.2 ट्रिलियन। जो $2 ट्रिलियन है वो या तो हो सकता है कि वो मतलब महंगाई के कारण बढ़ गई हो ना, वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ों की, तो उससे महंगाई बढ़ती है, तो उससे GDP बढ़ती है, ठीक है। एक तो वो हो गया। अब यदि वो $5.3 ट्रिलियन हो गई, है ना, GDP, 2.2 ट्रिलियन क्या था? वो था महंगाई के कारण। बट जो $0.1 है वो क्या है? ग्रॉस GVA, है ना। वो एक्स्ट्रा मनी जो इनफ्लो हुआ है इकोनॉमी में वो होता है, ठीक है। तो इसमें बताया इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इंडस्ट्रीज का हुआ। तो ये हो गया है 7.3%। इंडस्ट्रीज में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई है वो कितनी? 7.3% हुई है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा हुआ है बेसिक मटेरियल, ठीक है। ये कितना है? 11.57। के बाद हुआ है केमिकल, केमिकल प्रोडक्ट्स का कितना है? इसका 9.83, 9.83, ठीक है। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसका 8.7%। ये वैल्यू एडेड है ना, परसेंटेज में। और ऐसे तीन चार और है। मैं क्वेश्चन और बन जाएगा यदि स्टेट वाइज ग्रॉस वैल्यू
एडिशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है? फर्स्ट में है महाराष्ट्र, देन सेकंड में ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। Recently, Union Cabinet has approved the signing of letter of intent enabling in the hub of the following organization companies has been designated as a implementing agency for the hub on the behalf of India. एनर्जी एफिशिएंसी हब में भारत की तरफ से कौन सी कंपनी डेजिग्नेट हुई है? सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, है ऑप्शन ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, ठीक है, पावर पी के अंतर्गत आती है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। और एनर्जी एफिशिएंसी हब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर में ही अपना बैठता है, ठीक है। तो वो कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, पेरिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली Ministry of Labor and Employment has released information regarding the increase in minimum wage rates by revising variable fairness around. What is the new wage rate in Area A for unskilled worker? एरिया ए में अनस्किल्ड वर्कर के लिए जो मिनिमम वेज है वो कितना है? एरिया ए में है वो है 783 रुपीज़ पर डे, ठीक है। ये किसके लिए? अनस्किल्ड। सेमी स्किल के लिए कितना है? सेमी स्किल के लिए है 868 रुपये, 868 रुपीज़ पर डे, ठीक है। और स्किल लेवल के लिए कितना है? स्किल लेवल के लिए 954 रुपीज़ पर डे। और हाईली स्किल, इसके लिए कितना है? इसके लिए है 1035 रुपये, 1055 रुपीज़, ठीक है। ये अपन एरिया ए की बात की है, ठीक है, बात की है एरिया ए की। ये बाकी एरिया वाइज और अलग अलग भी होता है, बी और सी में अलग हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As per the recent information, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has established a committee headed by who to address the issue of ending monopolies in gas transmission and marketing. कल क्वेश्चन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के में एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कौन करेगा? तो वो करेगा अजय त्यागी जी, है सिंपल क्वेश्चन, अजय त्यागी। और ये सेबी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है, इसके सेबी के चेयरपर्सन रह चुके हैं ये। इसके अलावा अभी अभी ये जो कमीशन है ना, कमेटी, इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें होंगे 8 मेंबर, ठीक है, 8 मेंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। Recently, Union Cabinet has approved the rationalization of all center sponsor scheme operating under Ministry of Agriculture and Farmers into two umbrella scheme, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना and
कृषि उन्नति योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ PMKRKVY। ठीक है, इसमें कौन जो है इसका इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना, इसमें 9 योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि कृषि वानिकी, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल, रेनिफाइड एरिया डेवलपमेंट आता है, मृदा स्वास्थ्य आता है, ठीक है, और क्रॉप डाइवर्सिटी ये भी आता है। कौन सा नहीं आता? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसका आंसर हो जाएगा ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बस आगे बढ़ते हैं। Recently, the third 25-ton Pollard Pull TB BP tug was launched at Titagarh railway station at Kolkata. What is its name? तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड कोलकाता है, ये कोलकाता की इंडिजीनियस वो है, फैक्ट्री है, उद्योग है, ठीक है। इसको छह बुलार्ड बुल पुल पुल टग, ठीक है, पुल टग बनाने का ऑर्डर मिला। ये होता क्या है? बुलार्ड पुल टग होता है जैसे जहाज़ों को खींचने के लिए, टो करने के लिए बनाया जाता है ये, ठीक है। तो अभी जो तीसरा है ना, मतलब 2 बन चुके हैं पहले, तीसरा अभी बना है, जो तीसरा है थर्ड 25 टन का, इसका नाम क्या है? तो पहला था भीष्म, दूसरा था बाहुबली, तीसरा है अश्व, है तीसरा अश्व, इसका आंसर होगा अश्व, ठीक है। बस, चला आगे कुछ नहीं है अभी, चौथा पांचवा छठवें के नाम भी नहीं हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following organization has received approval from International Medical Service Medical Device Regulation Forum as an alternate member of the forum? तो हाल ही में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने एक अप्रूवल रिसीव किया है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन फोरम से, क्या बनने के लिए? एफिलेट मेंबर ऑफ द फोरम का एफिलेट मेंबर बनने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो किसे मिला है ये अप्रूवल मिला है? सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको मिला है, ठीक है, CDSCO, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो ये भारत की दवाइयों के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, कौन सी? CDS दवाइयों को रेगुलेट करती है, ये आती है स्वास्थ्य परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन है अभी? राजीव सिंह रघुवंशी, कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है, शॉर्ट में राजीव सिंह रघुवंशी हैं। और बस, इससे ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ inaugurated India's first supercapacitor manufacturing facility at Coltron
कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। तो कर्टन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड KCCL, ठीक है, ये एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो ये कहाँ की सरकारी कंपनी? एक केरला की। कहाँ की? केरला की। तो इसका आंसर होगा केरला। तो इसमें है क्या? एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है KCCL। इसका हेडक्वार्टर केरला में है, केरला के कन्नूर ज़िले में, ठीक है। और अभी ये क्या करेगी, इसका टारगेट है 2000 सुपर कंडक्टर बनाने का, ठीक है, 2000 सुपर कंडक्टर बनाने की। ये भारत की पहली कंपनी है और सरकारी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 2000 सुपर कंडक्टर डेली, डेली में मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी हो सकती है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट launched the pilot phase of Prime Minister internship scheme aiming to offer 1.25 lakh internship opportunity during the fiscal year 24-25. What is the eligible range age to qualify for the scheme? इसमें बताना है एज क्या हो सकती है। ये होगी 21 से 24 साल, ठीक है। काहे के लिए? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल नहीं है? पहली बात तो ये जो 21 से छोटा है, ठीक है, लो 21 और 24 से बड़ा है ना, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली जिसके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है वो एलिजिबल नहीं है। थर्ड जो आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया है वो भी एलिजिबल नहीं है। बट आईटीआई आईटीआई जो आईटीआई किया है वो एलिजिबल है, ठीक है। आईटीआई क्या है? एलिजिबल है, ठीक है। हो गया, इसमें और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। रिसेंटली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी has secured a loan worth rupees 31,673.79 crore from which of the following companies to fast track the development of 9 key infrastructure project in Mumbai metropolitan region। तो ठीक है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने लोन लिया है। तो ये बताना है किस कंपनी से लोन लिया है। तो लोन किस लिए लिया है ये भी देखा जाए। लोन लिया है तो 9 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मतलब की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना मुख्य, वैसे 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए जल्दी हो जाए उसके लिए उसने लोन लिया है। तो ये लिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से, ठीक है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत और ये क्या करती है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करने का काम करता है, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 6 न्यू सैटेलाइट, है ना, जिलिंग 1, कॉन्फू और 0B2126 इंटू स्पेस फॉर हाई रेजोल्यूशन लैंड ऑब्जर्वेशन। लैंड ऑब्जर्वेशन के लिए अ, छः छः सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका नाम ये है, ऑब्वियसली नजीब नाम है, प्रोनाउंस करके तो बन नहीं रहा मेरे से, पढ़ लेना आप। इसको किया है चाइना ने लॉन्च, ठीक है। और कौन से रॉकेट से किया है? तो ये किया लॉन्ग
मार्च 2D, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2D इस रॉकेट से इसने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अब। Researchers at which of the following institutions have recently developed new techniques to treat eye problems like rental tears and diabetic uh, retinopathy? तो आँखों के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉब्लम के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following companies has collaborated with Truck Holding and Investment Limited, the commercial arm of Bhutan's government, to develop 1270 megawatt of solar and hydroelectronic power project in Bhutan? ठीक है, ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसने किसके साथ मिलकर कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी, तो ये क्या करेगा, किसके साथ मिलके भूटान की गवर्नमेंट के में 1270 मेगावाट का एक ग्रीन पावर प्रोजेक्ट लगाएगा। ग्रीन पावर प्रोजेक्ट मतलब जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, मतलब जो सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट होता है वो लगाएगा रिलायंस इंटरप्राइजेज, ठीक है। कौन? रिलायंस इंटरप्राइजेज। और ये दो कंपनी है इसकी, रिलायंस पावर और एक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो कंपनी बनाएंगी उससे आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As per recent information, India is set to take part in यूरो नेवल 2024 वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस ट्रेड शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया इज सेट टू टेक पार्ट यूरो नेवल नेवल डिफेंस ट्रेड शो है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री में आयोजित होगा जिसमें भारत भाग ले? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। देन आंसर इज फ्रांस, है पेरिस में, पेरिस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है क्या बताने लायक? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पेरिस के फ्रांस में दो कंपनी इसको आयोजित करेंगी, तो उसका नाम बस सुन लीजिए आप, GICAN। दूसरी कंपनी कौन सी है? SOGENA, ठीक है, दो कंपनी बस आयोजित, इन दोनों ने मिलकर इसको आयोजित। 17th क्वेश्चन। Recently, which of the following organization has co-hosted the conference on maritime uh, decarbonization in India along with the Ministry of Port Shipping and Waterways? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के साथ मिलकर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फ्रेंस किया है, होस्ट कौन कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है? कौन सी कॉन्फ्रेंस? मैरीटाइम डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ये किया है ADB ने,
एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने ये कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको दोनों ने मिलकर होस्ट किया। मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, बस इसका इसका 69th एडीबी बैंक का 69th मेंबर कौन बना है? इजराइल। ठीक है, और बस इसका टारगेट है 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ डबल ऑस्कर विनर ब्रिटिश एक्टर well known for her role as Professor Melinva McGonagall in the Harry Potter film series has passed away in London, UK. What is her name? तो 2 बार ऑस्कर विनर है, ब्रिटिश एक्टर है, जिसको अपन ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? मिन माइनर्वा मैकगोनागल। ये हैरी पॉटर की फिल्म सीरीज में थे, वो गुजर चुके हैं लंदन में। उनका सही नाम क्या है? उनका सही असली नाम है डैम मैगी स्मिथ। क्या है उनका नाम? डैम मैगी स्मिथ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और। जो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर नोबल है, ठीक है, हैरी पॉटर नोबल, इसके राइटर कौन है? ठीक है, एक मिनट। जो हैरी पॉटर नोबल है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं जे के रोलिंग। ठीक है, ROWLIN, जे के रोलिंग हैरी पॉटर से क्या है? लेखक है। आ, बस हो गया। डैम मैगी स्मिथ इनका नाम था, जो हैरी पॉटर फिल्म में प्रोफेसर का रोल करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, और थी आज की वीडियो 6 अक्टूबर की। और बस अब अपन मिलते हैं 7 अक्टूबर की वीडियो में। बहुत जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा मेरे को, अब बहुत पीछे है, दिसंबर आ चुका है, बट ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम है नमन, और मिलते हैं कल।